हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। तो आप लोग काफ़ी डिमांडिंग था ये कि साइंस को लाइए सर, साइंस को लाइए सर। तो वही केमिस्ट्री ही आप लोग से ही पूछा था कि क्या स्टार्ट करूँ साइंस में पहले। तो आप लोगों ने बोला था केमिस्ट्री चालू करिए। तो केमिस्ट्री का ये पार्ट 1 है। ये बेसिकली आपको AEDO 22nd BPSC या TRE4 आगे जो भी एग्जाम है, आपको मैं इतना तक बता सकता हूँ कि ये आप अगर बोले ना तो UPSC तक लेवल का, अगर जनरल साइंस पूछे UPSC तब उस लेवल तक का आपको क्वेश्चन इससे बनेगा, अगर इससे आया तो इस तरीके से का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 1। तो सबसे पहले मैं कुछ ऊपर में लिख रखा हूँ, स्टेट जो होता है ना, तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो क्या होता है, वो सुपर एनर्जेटिक होता है, आयोनाइज्ड गैसेज से बना होता है बेसिकली ये। ठीक है, और जो आप CFL को ग्लो करते हुए देखते हैं ना, वो प्लाज्मा स्टेट का ही पार्ट है। तो आपको बेसिकली थोड़ा समझ के रखना है कि CFL ग्लो करता है, उसके पीछे प्लाज्मा स्टेट का रीजन होता है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब तो एक मैटर जानते ही हैं कि ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ मैटर जो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, ये 1920 में डिस्कवर हुआ था। ये एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस होता है। ठीक है, और इसको कौन डिस्कवर किए थे? एसएन बोस और आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और एसएन बोस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोस से वो समझ गए होंगे, एसएन बोस याद रखिएगा। ठीक है, दिमाग में सुभाष चंद्र बोस भी आ सकता है या आनंद मोहन बोस, एसएन बोस। ठीक है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक देखते हैं तो सब्लिमेशन। ठीक है, क्वेश्चन आता है, देखिए मैंने लिख भी रखा है PYQs। तो नेप्थलीन ऐसे आता है कि नेप्थलीन जो है उसको हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कौन से मेथड, जो सब्लिमेशन मेथड से। ठीक है, एंथ्रेसीन को ऐसे ही करते हैं, आयोडीन को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं सब्लिमेशन मेथड से। क्या बोलेगा, उसको सेपरेट करना है तो सेपरेशन मेथड बताइए। ठीक है, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बोलते हैं उसको, कम्फोर। ठीक है, जिसको कपूर भी बोलते होंगे आप लोग, घर में पूजा वगैरह यूज होता है। ये होवरफ्रोस्ट मेथड है बेसिकली। ये क्या होता है ना कि वेपर को सॉलिड बनाना। ठीक है, मानिए कि 100 डिग्री प्लस चला गया तो वेपर बना हुआ है कुछ, उसको वापस सॉलिड की ओर लाना। ठीक है, वो हो गया आपका होवरफ्रोस्ट मेथड। इसको डिपोजिशन ही बोलते हैं। ठीक है, डिपोजिशन, ये मुझे याद है एक बार 2023 में शायद बरुआ का शायद लास्ट एग्जाम वही हुआ है ना, उसमें उन्होंने ये पूछ रखा था। ठीक है, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि सब्लिमेशन जानते हैं। ठीक है, कि क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर होता है। ठीक है, वो पूछा था कि वेपर से सॉलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, फिर इवेपोरेशन आप जानते ही हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं ना कि इवेपोरेशन मतलब बेसिकली आपको पता ही होगा कि कोई चीज में क्या है कि उससे मतलब सॉलिड टू वेपर कहिए काइंड ऑफ। ठीक है, सॉरी लिक्विड टू वेपर, इवेपोरेशन। ठीक ना, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो ये बेसिकली सॉलिड का होता है जिसमें हम लोग उसको हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना कि जिसके नीचे और जाने पे, टेम्परेचर और कम होने पे वो सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, फ्रीज कर जाएगा। जैसे आप लिक्विड ही लीजिए ना, पानी ही लीजिए, उसको फ्रीजिंग पॉइंट से कम मतलब 0 डिग्री से नीचे ले जाइएगा -1 -2 पे ना, तो वो क्या हो जाएगा, आइस बन जाता है। और जैसे ही अगर आप उसको अगर ऊपर ले जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के, तो वो वेपर बन जाता है। ठीक है, तो समझते भी चलिएगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में ना थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन भी लगवा रहा है, कॉन्सेप्ट भी लगवा रहा है, दोनों लगवा रहा है। ठीक है, क्रिस्टलेशन, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है। वेपराइजेशन मतलब पहले हम लोग एक हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, फिर कंडेंस करते हैं, आराम से उसको धीरे धीरे कंडेंस करते हैं। ठीक, कंडेंस मतलब काइंड ऑफ कूल करना, ठंडा करना। ठीक है, जो कंडेंसेशन आप जानते होंगे ना, रेनफॉल का एक रीजन होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, मिथानोल प्लस वाटर, CH4OH को मिथानोल बोलते हैं, CuSO4 प्लस वाटर। ठीक है, इसको सेपरेट करने में बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें बताता हूँ, सब्लिमेशन से आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आता है, क्रोमेटोग्राफी से आता है। ठीक है, और सेडिमेंटेशन तो आप दिमाग में रखिएगा, बताता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है ना कि 2 या उससे ज्यादा का वोलेटाइल लिक्विड, किसका मतलब एग्जाम में आ सकता है ना कि किसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो 2 या उससे ज्यादा जो वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल तो मिथानोल प्लस एसीटोन और पेट्रोल या डीजल फ्रॉम क्रूड ऑयल से पेट्रोल या डीजल को निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी, ये मैं NCERT से ये जो एग्जाम्पल दिया है NCERT में उससे निकाला हूं। ये NDA और CDS एग्जाम जानते हैं ना, PSC लेता है, उसमें इन्होंने 4-5 बार पूछ रखा था इस क्वेश्चन को, तो वहीं से मैं इसको लिख लिया हूं। ठीक है, और बाकी BPSC भी पूछता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो बाय एडजॉर्प्शन ऑन मटेरियल, जो मटेरियल तो कुछ एडजॉर्प्शन हो उसमें आपको सेपरेट करने में हेल्प करता है। डाई का कलर में आपको हेल्प करता है। ड्रग फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ड्रग्स जो आप जैसे ना कि ब्लड में ड्रग्स है क्या, वो पता करता है ना, जो नार्कोटिक्स वाले। ठीक है, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी का हेल्प होता है। ब्लड फिर पिगमेंट्स में। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकनेशन क्या होता है, जो मड और वाटर है, मतलब दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, मड मतलब कीचड़। ठीक है, AGBR यूजिन ब्लैक या व्हाइट फोटोग्राफी। अच्छा ये बताइएगा आप लोग थोड़ा सा वो, हाँ ठीक है छोड़िए हटाइए। AGBR सिल्वर ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, AGBR थोड़ा सा आपको ना सिल्वर ब्रोमाइड से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आता है। AGBR मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि मुझे जैसे
आप वो है ना कि एग्जाम अक्सर नॉर्मल लिखते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड इतना दूर में जाता है लिखाता है, ठीक है। AgBr मुझे कितना लग रहा है AgBr, इसलिए मैं शॉर्ट में से लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको आप समझते जाएगा, जो नहीं पॉइंट आया ना बोलिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। जैसे मानिए मैं फ्लो में पढ़ते गया कि N2, आप बोले सर N2 क्या बोले सर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो या फिर आप टेलीग्राम में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर आप चैट में पूछ लीजिएगा, कोई और बता देगा जिसको समझ में आया होगा, या कमेंट में कोई बता देगा। तो देखे तो रेंसिडिटी, तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो ये रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन इन पोटैटो चिप्स डालते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब जो है ना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। मैं ऐसे कुछ पॉइंट बना के अगर लिख रहा हूँ जिसका अगर आपको कोई लॉजिक नहीं लग रहा हो, या लग रहा हो कि सर ऐसे ही आप रीड कर दिए, कुछ समझाया नहीं, तो मैं इसलिए नहीं समझाया भैया क्योंकि उसका लॉजिक नहीं बीपीएससी ने पूछ रखा और मुझे वहां पे लिखना है, ठीक है। कई चीजें वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं तो मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। कोरोजन, ठीक है, तो Fe2O3.X2 होता है कोरोजन का, ठीक ना फॉर्मूला। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात करें, ठीक है। तो ये बीपीएससी में आया था कि फर्स्ट टू प्रिपेयर मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जे थॉमसन 1897 में प्रिपेयर किए थे मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 70 बीपीएससी का क्वेश्चन है, उसी में आया था 70 बीपीएससी में ये भी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताता है, उसे 5-6 उन्होंने दे रखा था, इसमें क्या बताता है, ठीक है। आप उसको उससे भी सॉल्व कर सकते थे। मैं आपको जब 70 फर्स्ट बीपीएससी का जब क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा ना, या बाद में देख रहे होंगे तो वो क्वेश्चन शायद सॉल्व करके मैं डाल रखा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आप देखेंगे उसमें कि कैसे उसको ना इलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते थे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है। जो कंस्टिट्यूशन होता है ना, कंपोजिशन, कंस्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे मानिए कि लेट सपोज मान लीजिए AgBr है, ठीक है। तो AgBr में ना कंस्टिट्यूशन है कि मानो Ag इतना परसेंट है, Br इतना परसेंट है, ठीक है। फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, कितना प्रोपोर्शन में कौन लेता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट करते हैं, और बेसिकली वो कितना बराबर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है, या तो प्रोटॉन का काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का काउंट कर लीजिए। आता है बीपीएससी में क्वेश्चन कि मानिए कोई बोल दिया ना कि कोई लेट सपोज एग्जांपल दे दिए कि कार्बन है, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और बोल दिया ना इसको कि लेट सपोज आप इसका बताइए मुझे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, प्रोटॉन कितना है इसमें, ठीक है। ऐसे तो आपको याद होगा ही एटॉमिक नंबर इसका। मास नंबर, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि चूंकि आपको लगेगा कि यार आप साइंस क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री ये क्या बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, कि आप ना पीरियोडिक टेबल में 1 to 20 एटलीस्ट ना पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऐसे नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, लिथियम, ऐसे करके पूरा 1 to 20 करके याद रख लीजिएगा, क्योंकि ना इससे थोड़ा हेल्प होगा आपको, ठीक है। एक मोरल रहेगा कि हाँ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आया तुम दिमाग में लगा सकते हैं, ठीक है। और उसका थोड़ा मास नंबर भी देख लीजिएगा। मास नंबर है क्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, जैसे आपको पता होगा, एक बार मैं समझा देता हूँ टाइम ज्यादा ना लगे। मानिए कि जैसे कोई ले लीजिए एटम है, ठीक है, इसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं, ठीक ना, और इस न्यूक्लियस की इधर इधर रिवॉल्व करते रहता है इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। तो अब इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा ना तो रिपल्सन अट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है, मतलब वो एक बल्जिंग वाला काम चलने लगेगा, ठीक है, जो कि अनस्टेबल करेगा हमारे किसको, एटम को, ठीक है, या बोलिए मोलिक्यूल जो बाद में बनेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन होता है यहाँ पे। तो आप सबको पूछे कि आता है बीपीएससी में क्वेश्चन कि न्यूक्लियस पे कौन होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और आपका उसके जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन पे कौन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के होता है, जो कि ए बोलते भी हैं, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है भाई, तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। कभी कभी ना सेम एटॉमिक नंबर हो जाता है और मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये आप मुझे एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है। वही आप 1 to 20 कर लेते हैं ना, तो आपको ये फायदा होगा, ठीक है। उसमें आइसोबार, इसमें क्या होगा कि सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। जैसे एग्जांपल अगर आप रखिए कि लेट सपोज कोई A19 है, मास नंबर 40 है, और कोई B20 है, उसका भी मास नंबर 40 है, ठीक है। तो ये हो गया ना किसका, देखिए एटॉमिक नीचे 19 ऐसे मतलब लिखते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, 19 और 20, ए का 19 बी का 20, और जबकि मास नंबर सेम है, ठीक है। सेम मास नंबर को आइसोबार बोलते हैं, सेम याद रखिएगा, सेम एटॉमिक नंबर को आइसोटोप, सेम मास नंबर को आइसोबार। आइसोटोन कब बोलते हैं, जब सेम न्यूट्रॉन होता है, जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस पास होता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब बोलते हैं, जब सेम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दिमाग में रहेगा ना, याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सेम प्रोटॉन कब बोलते हैं, सेम न्यूट्रॉन में कब बोलते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन में कब बोलते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। 1897 में जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल मॉडल जो बताए थे ना, वो है, ठीक है। इसमें क्या बोले थे कि जो एटम है ना वो स्फीयर ऑफ रेडियस है, ठीक है, मतलब
इन विच पॉजिटिव चार्ज अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड निगेटिवली एम्बेडेड थ्रू देम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बाद और अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। बस इतना याद रखिए कि फर्स्ट ये लाए थे। अब सबको एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा टाइम जाएगा ना। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जिससे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या बोलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, ठीक है। देखिए मैं पीवाई क्यूज भी लिखा हूँ, ठीक है। बोहर्स, फिर इसको बाद में ना रिफाइन किए थे बोहर, ठीक है, इसको, ठीक है, इन 1913। ये डेट तो याद नहीं रखना है पर रख लीजिएगा क्योंकि बीपीएससी का कुछ ठिकाना नहीं है ना, पूछ सकता है। जीवंस इफेक्ट का था, दोनों बीपीएससी ने पीवाई क्यूज पूछ रखा है। जीवंस इफेक्ट ये है जो बताता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटेड इनटू फाइन लाइन। जो अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब ये आप इतना डिटेल में मत जाइए, बस याद रखिएगा ना, याद करने का तरीका बताता हूँ। एम से मैग्नेटिक, मैं आपको ऐसे बहुत तरीके बताऊंगा, ठीक है। इसमें साइंस में बहुत तरीके, आप मतलब सोचिएगा कि वाह सर, मतलब पहले से ही वो चीज़ दिक्कत होता होगा, क्योंकि मुझे खुद जो दिक्कत होता था ना, मैं उसका तरीका निकालता था। स्टार्क्स इफेक्ट क्या बोलता है, इसमें आप बेसिकली इलेक्ट्रिक याद रखिएगा। जीमन और स्टार्क याद रखिएगा कि कोई दो चीज़ होता है, ठीक है। जे एम जो है ना, जिसमें जीमन एम से मैग्नेटिक और बाकी जो स्टार्क बचा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का एनर्जी है। अब मैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको समझा दूं, लेकिन थोड़ा सा उसको बचिए, पर मैं बताऊंगा कि इसमें एच न्यू में क्या है। एच तो प्लैंक कांस्टेंट होता है और न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो कि एनर्जी। अब ये है उसका टोटल एनर्जी, ई, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है एच न्यू बराबर ई प्लस डब्ल्यू। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब मैं थोड़ा ही सा बताऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, ये बेसिकली आपको 12th फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। 12th फिजिक्स में जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो अभी पीएससी देखने से जा रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको पाउस आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको नहीं तो। बेसिकली क्या होता है ना, समझिए ना कि आपके पास एक एनर्जी का पैकेट है, ठीक है, एनर्जी का पैकेट लेट सपोज मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब आप, फिर मैं आपको और आसानी से समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट सपोज आपको ना, आप सोए हुए हैं, आपको उठ कर लेट सपोज कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है, 10 ग्राम चाहिए होगा। लेट सपोज हमारे समोसा, 2 समोसा चाहिए होगा, ठीक है। उसमें क्या है ना कि 2 समोसे में कुछ समोसा तो आपका अंदर का शरीर ले लेगा, ठीक है, और कुछ समोसा होगा, मानिए कि आप 2-3 समोसा खा लेंगे तो आप दौड़ना चालू कर देंगे। 2 समोसा में क्या होगा, उठ के बैठ, 1 समोसा में उठ के बैठ जाएंगे। 2 समोसा में क्या होगा कि आप उठ के जाके पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली डब्ल्यू जो होता है ना, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये समझिए ना कि जो 1 समोसा वाला काम जो आप बोले ना, कि मिनिमम इतना आपको एनर्जी तो चाहिए ही होगा, ठीक है, इतना एनर्जी आपको चाहिए होगा। और ई जो होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ई का मतलब क्या हुआ कि अगर उससे ज्यादा दे दिए, मतलब मानिए कि जैसे 2 समोसा से उठ के आप पढ़ने बैठेंगे तो 2 समोसा आपका वर्क फंक्शन हो गया। तो 2 समोसा मतलब उतना तो आपको मिनिमम चाहिए उससे निकलने के लिए। अगर 1 समोसा देगा तो आप सो ही रह जाएंगे, ठीक है। और 2 समोसा ही आपको चाहिए उठने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है। और 3 समोसा पे आप दौड़ने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एक्स्ट्रा जो बाकी है, मानिए कि लेट सपोज अब ये बेसिकली क्या है ना कि कोई एटम पे हम लोग जो ना एक एनर्जी का फोटोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी पैकेट बोलते हैं उसको फेंकते हैं। अब उससे ना इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा, लेट सपोज उसका जो वर्क फंक्शन मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। डब्ल्यू जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज जैसे लिथियम का मटेरियल ले लिए हैं, एल्यूमिनियम का ले लिए हैं, तो जैसे ही अगर आप ज्यादा फेंकते हैं, मतलब मानिए कि उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर हम 2 बोलते हैं तो बस इलेक्ट्रॉन निकल के वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 या 4 मारते हैं तो 2 से तो वो निकल जाएगा, और 3 मारते हैं तो 1 काइनेटिक एनर्जी के साथ वो निकलेगा। 4 मारते हैं तो 2 काइनेटिक एनर्जी और तेजी से वो निकलेगा, ठीक है। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपको पता होगा कि इन्हीं के लिए इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया गया है नोबेल प्राइज, ठीक है। क्वांटम नंबर एन जो है वो क्या बताता है, शेप बताता है, साइज बताता है, एनर्जी बताता है। ज्यादा दिमाग में मत जाइए क्या होता है एन अजूमिथल, बस नाम जानिए, क्योंकि फिर वही जैसे इसमें बताने लगा ना तो फिर वो बढ़ा जाएगा, ठीक है। अजूमिथल नंबर क्या होता है, तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक क्लाउड ही होता है, मतलब क्लाउड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कुछ होता नहीं है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को बात कर रहे हैं ना कि फेंक रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है कि निकलेगा। वो काइंड ऑफ एक कहिए कि हवा है, एकदम बिल्कुल वही रखिए कि हवा है या क्लाउड है जो दिखता नहीं है, मतलब दिखता है लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते हैं, वही है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो फिर आप SPDF जानते होंगे, S जानते होंगे, P जानते होंगे, D जानते होंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, P में 6 आता है, ठीक है। तो ये आप छोड़िए, आपके काम का नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, जो -L से +L होता है, इसके लिए ओरिएंटेशन बताता है, बस याद रखिएगा, ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, पॉल, हाँ ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी मैं एक जो मतलब क्या उसको बोलते हैं,
कोचिंग ही बोलिए, मतलब उसका नाम मैं लेना चाह रहा था पर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर वो जैसे अच्छा ही कोचिंग है, उसका मॉक में ये क्वेश्चन देखा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है। तो याद रखिए कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि और 4 क्वांटम कैन नॉट बी आइडेंटिकल मतलब जो क्वांटम नंबर मैंने क्या क्या बोला, एन बोला, एल बोला, ठीक है, एस बोला, ठीक है, और एनपीएस बेसिकली होता है, ठीक है, वो सब आइडेंटिकल नहीं हो सकते, मतलब बेसिकली सबका अलग अलग होगा, ठीक है, क्वांटम नंबर। अब हुन्स रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल टेक्स प्लेस सिंगली, जिसमें पी का बताया ना तो 6 बनता है, तो इसमें ऐसे होता है ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, टोटल 6 आया। तो जो ये होता है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं भी, एक ऐसे स्पिन के साथ आता है, तो एक ऐसे स्पिन के साथ आता है, फिर एक ऐसे आता है, एक ऐसे आता है, एक ऐसे ऐसे, ठीक है। यही देखिए स्पिन क्वांटम नंबर जो मैंने बोला ना, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले ना एक एक करके भराएगा, ऐसा नहीं कि अब एक ही में, मतलब आपके पास अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं ना कि आप यही में दोनों बस भर दिए और बाकी को छोड़ दिए, नहीं, जब तक सारा एक एक बार पेयरिंग तभी होगा ना जब सारा इलेक्ट्रॉन सब में एटलीस्ट एक रहे, वही लिखा है मैंने कि फर्स्ट ऑर्बिटल टेक्स प्लेस सिंगली, ठीक है। अबव प्रिंसिपल जो है एन प्लस रूल, बेसिकली ये बताता है कि जो अबव मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठेगा, ठीक है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो एन प्लस एल पे होता है। एन क्या हो गया आपका, ये आपका एन हो गया एजीमुथल नंबर, ठीक है। इसी पे एनर्जी बेसिकली डिसाइड होता है, सबसे पहले कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में जाता है, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके फादर, पीरियोडिक टेबल के फादर किसको बोलते हैं, मेंडलीव को बोलते हैं, याद रखिएगा, पीपीएससी पूछेगा। अभी में कितने टोटल एलिमेंट हैं, 118 हैं, 98 नेचुरल हैं, तो 20 हो गए हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल किन्होंने दिया है, बर्जीलियस ने दिया है, ये मैंने सीएपीएफ में क्वेश्चन देखा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल किन्होंने दिया है, बर्जीलियस ने दिया है। लेवाइजर जो है वो मेटल प्लस नॉन मेटल, मतलब ये बेसिकली आपको पूरा क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि कैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हुआ। तो लेवाइजर बोले कि 2 ही तरह का एलिमेंट होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। डुबर्नियर ने ट्रायड लाया, वो बेसिकली क्या किए, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल वो सजाए थे, सॉरी लेवाइजर, ठीक है, और बोले थे मेटल प्लस नॉन मेटल होता है, प्लस सजा दिए थे उसको, मेटल को अलग नॉन मेटल को अलग। डुबर्नियर ने ट्रायड लाया और पीरियोडिक टेबल पे इस तरीके से सजाया कि मानिए कुछ लेट सपोज एक का जो पहला का है उसका मास है 2, ठीक है, और तीसरा का मास है लेट सपोज 6, ठीक है, इन दोनों का सम ले लिए, 2 6 8/2 4, ठीक है। तो देखें कि किसका मास 4 है तो बीच वाले डाल दिए, ठीक है। बट ये सबसे मतलब अनोमली है, अगर पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे ना तो अनोमली मतलब दिक्कत है इसमें, ठीक है। न्यूलैंड का ऑक्टेव आया, ऑक्टेव मतलब ना कि ये बोलने लगे कि हर 8वां एलिमेंट जो है ना वो सेम प्रॉपर्टी रिपीट करता है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। आप नीचे जैसे जाइएगा ना वो 2n² का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। शुरुआत में 2 एलिमेंट, फिर 4 डालेगा तो 8 एलिमेंट, फिर आप इसको 3 डालिएगा तो 18 एलिमेंट, ठीक है, 2 8 18 18 32 ऐसे करके होता है, ठीक ना। लोदर मेयर ने बताया कि पीरियोडिक टेबल को सजाओ एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। फिर मेंडलीव जो हमारे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोले जाते हैं, उन्होंने वो सही थोड़ा लॉजिक लगाए थे, सही लगाए थे। उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मासेज होता है, ठीक है। इनके अनुसार 1869 में इन्होंने बोला था 7 पीरियोडिक टेबल और 9 ग्रुप बना था इनके अनुसार, ठीक है। लेकिन जो आया मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मोस्ले जो आया वो ज्यादा प्रीफाइन किया, देखिए इन्हीं का थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, वो बोले कि नहीं एटॉमिक मास का नहीं, एटॉमिक नंबर का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोल सकता है कि मोस्टली कैसे डिफाइन किए हैं, तो वो एटॉमिक नंबर पे डिफाइन किए, इसलिए देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में ना नंबर वाइज इधर से इधर जाइएगा ना तो नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोस्ले जो है वो, ये सॉरी मेंडलीव जो है बोल दिए थे कि एटॉमिक मास पे, और मोस्ले जो है वो लिए थे एटॉमिक नंबर पे। यही दोनों इंपॉर्टेंट रखना है, ये क्योंकि ये फादर हैं और ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है, थोड़ा सा देखिए ये वाला वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि इस वीडियो में मुझे भी उम्मीद नहीं था, लेकिन समझाना पड़ रहा है, ठीक है, और समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको फायदा होगा, तो रटने में थोड़ी चीजें आसानी होंगी। तो रेडियाई का बात करें, ठीक है, सॉरी, तो रेडियाई का बात करें ना तो लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो मतलब देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना पीरियोडिक टेबल में, उतना नीचे मतलब जो साइज है ना वो घटते जाता है, ठीक है। मतलब सोचिए ना कि इधर से इधर जो, मानिए ऐसे देखिए कि आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपका एटम है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये ना और पास में आना चालू होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के और पास में आने लगता है, ठीक है। तो साइज घटता है, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम जाए, मतलब ऊपर से नीचे जाइएगा ना, एक चीज देखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पे सेल बढ़ता है। सेल बढ़ने का मतलब कि ये पहला ये हो गया,
अच्छा, आपको बेसिक से बताता हूँ नॉर्मल रसायन वाला से, मतलब बस एसपीडीएफ को छोड़ दीजिए, क्वांटम नंबर वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एसपीडीएफ वाला। लेकिन मैं आपको अब जो बताऊंगा वो के एलिमेंट वाले से बताऊंगा, ठीक है। के एलिमेंट जो आप 9th में पढ़े होंगे, या आप लोग कई लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसमें होगा। तो जब नीचे आते हैं ना तो से ऐसे बढ़ता है सेल, के हो गया सेल, एल हो गया, एम सेल, एन सेल, देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है एटॉमिक रेडियस का। अब आपको नहीं भूलना चाहिए, मतलब जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इतने मेहनत से मैं समझा रहा हूँ कि आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आयोनिक रेडियाई देखिए, ठीक है। आयोनिक रेडियाई बेसिकली देखिए ना कि क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ठीक है, उसका क्या हल है, ठीक ना। तो आयोनिक रेडियाई में अनायनिक का सबसे ज्यादा होता है, फिर एटॉमिक का होता है, कटायनिक का होता है। अब ये देखिए क्यों, ठीक है। तो मानिए कि आपका एटम है, ठीक है। अनायनिक में क्या हो गया कि वो दूसरे से ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो जब लेगा ना तो रिपल्सन ज्यादा आएगा, ठीक है। रिपल्सन एक दूसरे के बीच तो नहीं, और ये दूरी बना लेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो जब दूरी बनाएगा ना तो साइज बड़ा हो जाएगा। एटॉमिक का क्या हो जाएगा कि नॉर्मल जो उसका मान लीजिए, ठीक है। और कटायनिक जो है वो क्या हो जाएगा कि वो कम जाता है, क्योंकि आपका जो मतलब इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन होता है, ये जानते होंगे आप लोग कि निगेटिव साइड सॉरी निगेटिव साइन बोलिए या निगेटिव मैग्नेट बोलिए, वो अट्रैक्ट रिपेल करता है। और जो निगेटिव मतलब बोलिए कि अगर आपका रहा नॉर्थ पोल तो वो आपका क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल रहा तो आपको अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन रहा सेम रहा तो रिपेल करेगा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली होता है, आयोनाइज करने का मतलब होता है ना कि हम इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से उसको देते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में तो लेफ्ट टू राइट क्या है कि अगर आप देखिएगा तो लेफ्ट टू राइट में दिक्कत हो रहा, तो लेफ्ट टू राइट में चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। और मतलब ये बोलिए कि वो एक दूसरे को ना देना, जैसे एग्जांपल लेफ्ट टू राइट का मैं ऐसे बताता हूँ कि लेट सपोज मान लीजिए पहला में ना 2 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। दूसरा में फिर अपना 8 आएगा। तो ऐसे सोचिए ना कि हर कोई स्टेबिलिटी की ओर जाता है, ठीक है। और स्टेबल कोई इलेक्ट्रॉन तभी हो, मतलब एटम तभी होता है ना जब पहला तो सेल चलिए भर गया, ठीक है। दूसरा में या तो हाफ सेल हो या फुल सेल हो, ठीक है, फुल सेल हो। ऐसे अगर हम Na+ बोलते हैं, कभी दिमाग में ऐसे आया होगा ना कि Na+ बोलते हैं, ठीक है। फिर लेट सपोज एग्जांपल देते हैं कि कॉपर को +2 बोलते क्यों हैं, तो क्योंकि ना वो उसको +2 का मतलब हुआ ना कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के, प्लस का मतलब होता है कि वो देख करके और खुशी से है। लेट सपोज मान लीजिए कि इसके पास इसमें बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिक्कत कर रहा, तो एक काम तो कर सकता है कि यहाँ पे अगर मानिए कि 8 रह सकता था, ठीक है, 6 रह सकता था, मान लीजिए 6 रह सकता था, ठीक है, क्योंकि पी में 6 होता है। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, अगर इसको कोई दे दिया तो स्टेबल हो गया, और मान लीजिए कोई देने वाला नहीं है तो बेचारा चुपचाप से अपना दोनों दे देता है किसी और को कि चलो भाई हम ही स्टेबल हो जाते हैं, मतलब कि कोई दे नहीं रहा तो अपना ही दे देते हैं, ठीक है। तो वो जब दे देता है किसी और को तब +2 मतलब प्लस लगता है। और जब वो किसी से लेता है, जैसे आप देखिएगा कि F-, Cl-, क्लोरीन जो है ना वो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और जो सोडियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये सब मैग्नीशियम +2 जैसे लगता है, अल्युमिनियम +3 लगता है, तो अल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन देता है उसको, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट ना मैं एसिड बेस में ही बताऊंगा थोड़ा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितना आसानी से उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे इधर बढ़ते जाता है ना, अगर लेफ्ट टू राइट जाइए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी की ओर पहुंच रहा है ना, तो ये देना नहीं चाहेगा, ये लेना चाहेगा किसी और से। ऐसे अगर मान लीजिए कि फ्लोरीन है, ठीक है, या फिर उसके नाम इधर मान लीजिए कि अब एक एग्जाम्पल से देता हूँ कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिएगा ना ऑक्सीजन पास +2 है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पास +1 है इधर, ठीक है। तो ये 1 लेना मतलब चाहेगा ना कि सामने वाले से ले लें, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ ना कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा नहीं, उसको देने के लिए ज्यादा एनर्जी हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये नीचे जाने पे क्या होता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा घटता है। क्यों घटेगा? क्योंकि सेल बढ़ रहा है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन बैठा है वो अंदर में, उससे सेल बढ़ने के साथ दूरी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन प्रोटॉन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रति कम रहा है, क्योंकि दूरी बन गया। तो दूरी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए देख रहे हैं कि कम रहा है, ठीक है। बहुत मतलब ये समझिए कि आपको मैं क्या समझा रहा हूँ। ये चीज ये आपको प्रॉपर मैं वो जो अगर आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर 11-12 का टॉपिक है वो समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तब ठीक है। इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी देखिए, ठीक है। तो वही सेम डिटो याद रखिएगा कि उधर जाने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट हाई होता है और
नीचे जाने पे लो होता है, ठीक है, मतलब कम जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। हाईएस्ट किसका होता है? क्लोरीन का होता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन का क्यों नहीं होता, मतलब सॉरी वो चीज छोड़िए, आप हटाइए। पर फ्लोरीन देगा, फ्लोरीन का मत मानिएगा, इसके पीछे भी रीजन है, पर उसको छोड़िए। पर एक शॉर्ट में मैं बताता हूँ, जो लोग साइंस वाले होंगे समझेंगे कि फ्लोरीन का चूंकि सेल साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास आएगा ना, वो भी दिक्कत है उसके कारण। उसके अंदर में ही इतना ज्यादा रिपेल वाला काम चलने लगेगा ना कि वो दिक्कत होने लगेगा उसको, इसलिए क्लोरीन थोड़ा बड़ा है तो वो एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहत किसको ज्यादा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको इग्नोर करिएगा, घटना चक्र एल्यूशन वगैरह में दिया हुआ है, कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। ये इसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी से ही निकलता है। हाईएस्ट किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। लोएस्ट किसका होता है? सीजियम का होता है, ठीक है। फ्लोरीन का क्यों होता है मैंने वही बताया, क्योंकि आप ये सोचिए कि उसको चाहत बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी में वो ले रहा है, लेकिन क्लोरीन सबसे ज्यादा। फ्लोरीन क्यों नहीं ले पाएगा? चाहत भले ज्यादा हो पर वो ले ज्यादा क्यों नहीं पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास साइज बहुत छोटा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना उसके अंदर में ही रिपेल चलेगा और अनस्टेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, यही आप लोग खोज रहे होंगे। तो ये मैं ये बता देता हूं। तो लिक्विड मेटल या नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी Hg, और लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। देखिए मैं यही थोड़ा सा दिमाग से करता हूँ कि आप लोग 2 लाइन लिखेंगे, मैं एक ही में कर दिया कि मेटल नॉन मेटल, तो इसको ऐसे स्लैश कर दिया, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग मेटल, मेटल में टंगस्टन, W टंगस्टन होता है, और नॉन मेटल में कार्बन, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी किसका है? ओस्मियम का है। लोएस्ट डेंसिटी किसका है? लिथियम का है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, अल्मुनियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। एटलीस्ट ये तो आप याद रखिएगा ही, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, सोडियम का सॉलिड का ज्यादा है, लिक्विड का कम है। ये मैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया था, ठीक है। एनसीईआरटी 11-12 का मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने जेई का रहा है, तो मैं एनसीईआरटी को भी देखता था। केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जेई का तैयारी किए होंगे या सॉरी अब तो नहीं कर रहे होंगे, तभी तो अभी पीएससी दे रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हम लोग के लिए बाइबल होता है कि आपको उसको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी को। तो पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है ना, तो इसलिए हम लोग पढ़ते थे अच्छे से इसको। मोस्ट पॉइजनस कौन सा एलिमेंट है? प्लूटोनियम है। रेयरेस्ट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट देखें तो अस्टेटीन, इसको मैंने ट्रिक से लिखा है कि आस्तीन का सांप रेयर दिखता है, ठीक है। तो वही है कि रेयरेस्ट एलिमेंट कौन है? तो अस्टेटीन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप, ठीक है। तो ये 39 बस बेसिकली आप देख लीजिए, तो इसमें 10 स्टेबल है, 29 जो आपका टीन होता है ना, इससे टीन, ठीक है। बाकी कई जगह आप वो देखेंगे, सीजियम का भी देखेंगे, जेनोन का भी, तो 36 होता है सीजियम जेनोन का, ठीक है। लिस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ मेटल, ठीक है, या लिस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल बोले, ठीक है। तो लीड सबसे कम लिस्ट होता है टाइटेनियम, फिर भी समझ लीड याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, कॉपर, ये तो बोला तो याद रखिएगा। हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम, याद रखिएगा नेचुरली, ठीक है। लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? फ्रेंसियम, लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लिक्विड भी ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव। हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस वाला एलिमेंट कौन है? बोरोन। मोस्ट मेलिएबल कौन है? गोल्ड है। हाईएस्ट थर्मल कनेक्टिविटी किसका है? तो डायमंड का सबसे ज्यादा है। फिर वही देखिए सेम, ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है ना, वो सेम रिपीट होगा यहाँ, ठीक है। अब फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सा है? जिंक है, एल्युमिनियम है, लीड है, बेरिलियम है, टीन है। अब फोटेरिक क्या होता है? बेसिकली जो ना एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो करे ना, उसको हम फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है, मतलब बीच में रहे, ठीक ना। तो कौन कौन है? तो बेरिलियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, टीन है, लीड है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये कितना बड़ा है, या फिर ऐसा करते हैं इसको रोकते हैं, क्योंकि 27-28 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो रोकते हैं, बाकी मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। थैंक यू।